सरफेस एनर्जी, त्यानंतर ते काही असे बेसिक बेसिक टॉपिक्स आहेत ते बघू आपण. ठीक आहे. मी थोडस तुम्हाला ते मागचं वाटलं ते काही नसेल पीडीएफ. ठीक आहे, पीडीएफ एकदा ओपन करून घेतो. ठीक आहे, टेस्ट दिली का? तर हा जो पोर्शन आहे ना, हा ऍक्च्युली 12चा पार्ट आहे. तर 11 आणि 12 आतापर्यंत जे अभ्यास केला ते 11चा पार्ट आहे, आणि आता जे आपण अभ्यास करणार ते 12चा पार्ट आहे. समजलं? माझं मिक्स फ्लुइड असतं ते, म्हणजे दोन्ही आता त्याच्यात काही फरक नाही, त्यांनी फक्त केलेला आहे फरक. मुळात चॅप्टर एकच आहे ना ते, चॅप्टर एकच असतं. त्यांनी फक्त डिफरन्स क्रिएटेड दोन दोन पार्ट तयार केलेत. आपण बर्नॉलिस बघितलं, वेंचुरी बघितलं, ते टर्मिनल व्हेलॉसिटी, पॉइजली रेनॉल्ट नंबर बद्दल सांगत होतो बघा मी तुम्हाला, की टर्बुलंट होतो नाही होतो ते त्याच्यावर हा फॉर्म्युला लर्न करून घ्या फक्त, रो व्ही डी अपॉन इटा. ठीक आहे. कधी काढायचं म्हटलं तर डी म्हणजे डायमीटर ऑफ द ट्यूब असते, रो म्हणजे डेन्सिटी असते, व्ही म्हणजे वेलोसिटी असते, आणि इटा म्हणजे विस्कॉसिटी असते लिक्विडची. आणि रेनॉल्ड नंबरची व्हॅल्यू जर का 1000 पेक्षा कमी असेल तर तो लॅमिनार असतो. जर ह्या रेनॉल्ड नंबरची व्हॅल्यू 2000 पेक्षा जास्त झाली तर तो टर्बुलंट होऊन जातो फ्लो, आणि ते 1000 आणि 2000च्या मध्ये असेल तर ते त्याला अनस्टेबल फ्लो म्हणतात. म्हणजे तो ट्रान्झिशन फेज मध्ये असतो, तो थोडासा टर्बुलंट आणि थोडासा लॅमिनार असं मिक्स असतो. ते रेनॉल्ड नंबर आपल्याला हे सांगतो की फ्लो कसा आहे, टर्बुलंट आहे, लॅमिनार आहे, अनस्टेडी आहे. कळलं? आता इथं आपण हा एक कॉन्सेप्ट बघू बघा, सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन खूप महत्त्वाचा कॉन्सेप्ट आहे, हा 12 मध्ये येतो. 12चं सेकंड चॅप्टर आहे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड मध्ये. मग 12चा पार्ट फक्त एवढाच आहे, याच्या पुढचा पूर्ण पार्ट 12चा आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय सरफेस टेन्शन, सरफेस टेन्शन म्हणजे काय असतं याची डेफिनेशन बघा, फोर्स पर युनिट लेंथ. एवढा सोपासा फॉर्म्युला आहे, फोर्स पर युनिट लेंथ म्हणजे सरफेस सरफेस टेंशनला टी ने इंडिकेट करतो. ठीक है, हाँ हिंदी में बताओ क्या, सरफेस टेंशन को टी में इंडिकेट करते हैं. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. सरफेस टेंशन क्या होता है उसके बारे में हम एनिमेशन में देखेंगे, फिलहाल बस थ्योरी पढ़ लो. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम उस पे, एक सरफेस पे, और उस पे परपेंडिकुलर फोर्स अगर लग रहा होगा, कितनी लेंथ पे लग रहा है, उतने लेंथ पे जितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. अभी सरफेस टेंशन को किसी किसी बुक में एस से डिनोट किया जाता है, किसी बुक में टी से डिनोट किया जाता है. कोई बुक टी बोलता है, कोई बुक एक्स बोलता है. तो एस टी दोनों का मतलब एक ही है, सरफेस टेंशन होता है. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फिर हमें पता है कि क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ. तो अगर फोर्स अपॉन लेंथ है तो फिर न्यूटन पर मीटर उसका क्या हो गया, यूनिट है कि नहीं. फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और लेंथ मीटर में. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर. और इसी को समटाइम्स जूल में भी लिखा जाता है. तो कैसे लिखेंगे, तो जूल का मतलब बताओ मुझे, जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर. न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं. ठीक है, एक न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है. तो अगर मुझे इसको जूल में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे भी मुझे मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये न्यूटन मीटर क्या बन जाएगा, जूल. ठीक है. और ये मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर. तो जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट है किसका, सरफेस टेंशन का. तो 2 यूनिट हो गए. अब नॉर्मली सबको पता होता है न्यूटन मीटर. समटाइम्स क्या करते हो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम जो पेपर में जो क्वेश्चन देख के जो समझेंगे क्या कौन सी क्वांटिटी दी है, तो हम समझते हो यूनिट से समझते, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते ज्यादा. कॉम्पिटिटिव में जब भी तुमने देखा होगा ना, मैं यूनिट से ज्यादा कंपेयर करता हूँ रादर देन राइटिंग क्या किया है उसने. तो राइटिंग चीजें बदल सकती है लेकिन यूनिट कभी नहीं बदलता. वो कुछ भी कैसे भी घुमा देगा रिटर्न में, वैसे कुछ तो भी कहीं पे लिख देगा, ग्रामेटिकल चीजें यूज करेगा, लेकिन यूनिट जो है वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, उसकी ऑथोरिटी ही नहीं किसी के पास. तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूटन मीटर दिखा ना तो सीधा सा क्या बोल देते हैं उसको, स्टेशन. अगर कहीं कहीं पे लिखा है 10 न्यूटन मीटर, तो मैं पढ़ूंगा नहीं उसको क्या दिया उसने, वो डायरेक्ट मुझे पता है क्या है वो, सरफेस टेंशन. मैं यूनिट देख के कंसेप्ट समझ लेता हूँ. तो मेरे दिमाग में अगर यूनिट है तो मैं पूरा न्यूमेरिकल बिना पढ़े सॉल्व कर सकता
सिर्फ यूनिट देख के मुझे सब गिवन पता चल जाता है। तो इससे होता है, तो होता क्या है, स्पीड बढ़ता है। क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाता है ना। क्वेश्चन पढ़ने को टाइम ज्यादा जाता नहीं, गिवन निकालने में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, न्यूटन मीटर की जगह पे जूल पर मीटर स्क्वायर डाल देते हैं। तो क्या डाल जूल दे, पर मीटर स्क्वायर तो उसका हो गया ना, वर्क एंड एनर्जी का। वो जूल का है, वो सिर्फ या तो एनर्जी होता है नहीं तो वर्क होता है। लेकिन वर्क पर यूनिट एरिया, मतलब सरफेस टेंशन का अनदर फार्मूला क्रिएट हो गया है। क्या है अनदर फार्मूला फिर, वर्क पर यूनिट एरिया, ये भी सरफेस टेंशन ही होगा। एरिया का स्केलेन मीटर स्क्वायर आता है ना नीचे, सरफेस तो देखो 2D फोर्स रहता पर ना। यूनिट लेंथ देखी नहीं। हाँ तो मैंने क्या किया, एक डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, वर्क, और लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया। लेंथ का स्केलेन एस डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना लेंथ जाएगा, समझे क्या। हाँ। तो एरिया रहता है, वो मीटर स्क्वायर में एरिया कैलकुलेट कर दे। हाँ यूनिट से पता चलो, पता करो ना, जूल पर मीटर स्क्वायर है कि नहीं। जूल किसका यूनिट है, वर्क का। और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट रहता है, एरिया का। मीटर क्यूब रहा तो वॉल्यूम का, सिर्फ मीटर रहा तो लेंथ का। नहीं समझा, यूनिट से फार्मूला और फार्मूला से यूनिट ऐसे क्रिएट होते हो। तो हमें सरफेस टेंशन का एक अनदर फार्मूला भी मिलता है, वर्क पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का और एक हमारा बेसिक फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यूनिट हमें जूल पर मीटर स्क्वायर दिया या न्यूटन पर मीटर दिया, तो दोनों का मतलब ये। तो क्वेश्चन जब डिफिकल्ट होता है ना, तब ये यूनिट यूज किए जाते हैं डिफिकल्ट बनाने के लिए। और दूसरी चीज, अब अगर सीजीएस में होगा तो सीजीएस में न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन, और मीटर को सेंटीमीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर, ये हो गया सीजीएस यूनिट इसका। और सीजीएस सिस्टम में जूल को क्या बोलते हैं, अर्क। एक अर्क मतलब कितने जूल, 10 to the power 7 अर्क को एक जूल बोला जाता है, समझे। और 1 लाख डाइन को 1 न्यूटन बोला जाता है। 1 लाख का मतलब कितने जीरोस, 5 जीरोस। 10⁵ डाइन्स मतलब 1 न्यूटन, समझे। तो ये यूनिट हमें पता ही होनी चाहिए। 10⁷ अर्क का मतलब 1 जूल होता है, 10⁵ डाइन का मतलब 1 न्यूटन होता है। फिर ये जूल का डाइन हो जाए, अर्क हो जाएगा, और मीटर का सेंटीमीटर, तो अर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों यूनिट है किसके, सरफेस टेंशन के। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीजीएस यूनिट है, ये एमकेएस सिस्टम के यूनिट है। ये एसआई, एमकेएस मतलब एसआई होता है, एसआई सिस्टम इसको फॉलो कर, समझा। अब कोई डाउट यूनिट्स में, नहीं, वो डाइन और अर्क का क्या रिलेशन है? डाइन और अर्क का रिलेशन क्या है, वो ये अर्क जो है ना ये वर्क का यूनिट है, हाँ और ये डाइन जो है ना ये फोर्स का यूनिट है। हाँ, तो फोर्स और वर्क में जो डिफरेंस होता है ना, वही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। फिर एक डिस्प्लेसमेंट से मतलब मल्टीप्लाई, वो डाइन सेंटीमीटर मतलब एक अर्क हो गया क्या? नहीं नहीं वैसा नहीं है, वो सीजीएस सिस्टम की यूनिट्स है ना। जैसे मीटर, मीटर रहता है एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर रहता है सीजीएस सिस्टम में। तो दोनों तो लेंथ ही मेजर करते ना। लेकिन ये सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम का यूनिट है, और ये एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम का यूनिट है। ये सिस्टम्स है, ये 3-4 सिस्टम मैंने शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ाए थे, ठीक है ना। हाँ तो हर एक अपना अपना रहता है ना। जैसे किसी ने डाइन पूछा तो ये इसमें फोर्स मेजर किया जाता है, हाँ और किसी ने अर्क पूछा तो इसमें वर्क मेजर किया जाता है, वर्क नहीं तो एनर्जी, समझे क्या। ये सीजीएस यूनिट है उसके, सीजीएस मतलब क्या, छोटे वाले यूनिट। हाँ ये जूल बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। हॅलो सर. में भी पढ़ा होगा तुमने। कोई डाउट है क्या किसी को, हेलो। सर तुमच्या स्क्रीनवर व्हॉट्सअपची स्क्रीन दिसते. व्हॉट्सअपची स्क्रीन कसं काय दिसतंय तुम्हाला, सगळ्यांना तशीच दिसते का. हो. अरे मग कधीचं काय सांग मग. आता आता पण का, नाही सर. नाही. आता दिसतंय ना तुम्हाला ते सरफेस एनर्जी वगैरे असं काही लिहिलेलं, सरफेस टेन्शन. येस सर. हा मग हेच केव्हाचं मला सांगायचं थोडंसं, म्हणजे मी सरफेस टेंशनची पूर्ण थेरी सांगितली मैं इधर. हाँ ठीक है, छोड़ो। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता देता, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ नाम का है। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, इसके 2 यूनिट है एमकेएस में, न्यूटन मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर, और ये डाइन सेंटीमीटर और अर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्योरी में है लिख लो बाद में, ठीक है।
अभी सरफेस टेंशन क्या होता है वो देख लेते हैं अभी देखो सरफेस टेंशन यहाँ पे। देखो अब सरफेस टेंशन की तरफ जब तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक वाटर का वेसल लिया हमने, बराबर है। वाटर के वेसल में slow है ये। देखो इसने क्या लिया, एक वाटर का ड्रॉप लिया, दिख रहा है क्या? नो सर। कुछ नहीं दिख रहा है। ते तुम्ही नाही का पीडीएफ वाले केला का? तर ते तुम्ही पीडीएफ वाले केले, युट्यूब वर नाही केले तुम्ही क्रिएशन. होगा। स्क्रीनवर घेऊन करायला पाहिजे होते. हा आता दिसतंय का व्हिडिओ? येस सर. हा ठीक आहे ठीक आहे. त्या पीडीएफ वरती क्लिक केल्यामुळे तसं झालंय ते, फक्त पीडीएफ दाखवतं. आता इकडे बघा, मग आता यांनी काय केलं, एक वॉटर वेसल घेतलंय. तर वॉटर वेसल मध्ये एक छोटासा मॉलिक्यूल कन्सिडर केलेला आहे, ठीक है. सो वी कंसिडर वन मॉलिक्यूल दैट इज ए. तो हमने क्या कंसिडर, एक ए मॉलिक्यूल कंसिडर किया लाइक दिस. और फिर हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी लिया है, लेकिन वो बाहर लिया है हमने. देखो वाटर के सरफेस पे लिया है, ये सरफेस है वाटर का. तो वाटर के सरफेस पे हमने बी मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है और वाटर के अंदर हमने ए मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है, ठीक है. तो अभी हम अगर वाटर के अंदर ले रहे हैं तो अगर आप उसको जूम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं. रहते हैं कि नहीं रहते, है ना. हर तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है. देखो तो क्या करते हो चारों मॉलिक्यूल्स. अब देखो दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं. कोहेजिव नाम का एक फोर्स रहता है. कोहेजिव फोर्सेस का मतलब होता है कि जब सेम सब्सटेंस अट्रैक्ट करेगा उसको कोहेजिव फोर्सेस बोलेंगे. जैसे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O का, और दूसरा H2O का ही मॉलिक्यूल है. और न्यूटन के लॉ के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी मास एक दूसरे को क्या करते रहता है, अट्रैक्ट. कितना भी छोटा रहे कितना भी बड़ा रहे, मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब करेगा. अब वो H2O का अगर दोनों मासेस H2O के ही रहे, मतलब वाटर के ही रहे, सेम कंटेंट के रहे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये H2O का मास इसको कर रहा है और ये H2O इसको कर रहा है. तो फिर इस टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेजिव फोर्स. तो कोहेजिव फोर्स में कंडीशन क्या है, मटेरियल कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ये भी वाटर और ये भी वाटर. और एडिजिव फोर्स का मतलब क्या होता है, एडिजिव फोर्स का मतलब होता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस एक दूसरे को खींचेंगे. डिफरेंट सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये अलग अलग सब्सटेंस है, ये अलग है और ये कोई तो भी अलग है समझो, फॉर एग्जांपल. तो अगर हम मान रहे कि समझो ये समझो ग्लास है, ठीक है, और ये समझो वाटर है. तो वाटर और ग्लास एक दूसरे को खींच रहे, चिटक जाता है ना वाटर ग्लास को. ग्लास को वाटर चिपकता है नहीं चिपकता है, तो चिटक जाता है. तो ये जो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ, ये अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं एडिजिव फोर्स. एडिजिव में क्या होता है, मटेरियल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं. मतलब डिफरेंट मटेरियल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एडिजिव फोर्स लगेगा, और सेम मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कोहेजिव फोर्स लगेगा. कोई डाउट है ऑनलाइन, कोहेजिव एडिजिव में? हाँ वेरी गुड. सो अभी यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी वाटर के ही मॉलिक्यूल है और ये अंदर का भी वाटर का ही मॉलिक्यूल था ना. तो बाजू में भी उसके कौन से मॉलिक्यूल है, वाटर की है. तो सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल है. ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है. ये सारे कौन से मॉलिक्यूल है, ये वाटर्स के मॉलिक्यूल है. तो अगर सारे वाटर की है तो कौन सा फोर्स लगना चाहिए, कोहेजिव या एडिजिव? हाँ मतलब ये सॉरी कोहेजिव. हाँ, कौन सा फोर्स लगना चाहिए, कोहेजिव लगना चाहिए. दो सब वाटर के मॉलिक्यूल्स है. तो हो क्या रहा है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं. देखो दिख रहा है क्या, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, खींच रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर एक दूसरे को वो खुद ही अट्रैक्ट करेंगे सारी तरफ से, तो अब हमने बस यहाँ पे कुछ गिने मॉलिक्यूल्स लिए. ऐसे तो हर जगह पे इन्फा मतलब करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके बाजू में, सराउंडिंग, ठीक है. अब हो क्या रहा है कि जैसे आप अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो ये मॉलिक्यूल जब इसको यहाँ पे खींच रहा है ना, उतना ही फोर्स एग्जैक्ट इक्वल यहाँ से उसको लग रहा है, क्योंकि वो वाटर का ही मॉलिक्यूल था. तो दोनों फोर्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. वाटर ही खींच रहा है ना, तो कोहेसिव फोर्स दोनों तरफ का कैसे रहेगा, इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये मॉलिक्यूल अगर इसको इधर खींचेगा तो ये उस यहाँ पे खींच लेगा. ये ऊपर खींच रहा है तो ये नीचे खींच रहा है. ये इस तरफ खींच रहा है तो ये इसको इस तरफ खींच रहा है. तो सारे
हर जगह पे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग में होने की वजह से लेफ्ट साइड का वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड के वाटर मॉलिक्यूल के कोहेसिव फोर्स को क्या कर देगा, क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा ना। फोर्सेस तो लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फोर्सेस नहीं लग रहे, फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या है, 0। हाँ क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स का मतलब होता है, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है हमने, हाँ। फोर्सेस है लेकिन दिख नहीं रहे। भाई दिख नहीं रहे बिकॉज सारे फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए, तो उसको बोलते हैं नेट कोहेसिव फोर्स बिकम्स 0। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं दिखता है आपको, मतलब मॉलिक्यूल है लेकिन उसको टेंशन नहीं है। टेंशन मतलब क्या, फोर्सेस, खिंचाव, टेंशन मतलब खींचना, ठीक है। तो कोई खिंचाव नहीं है किसकी तरफ, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स है नहीं वहां पे, तो यहाँ पे कोई आपको टेंशन देखने को नहीं मिलता। टेंशन फोर्सेस थे लेकिन सारे के सारे बैलेंस थे, दैट्स व्हाई टेंशन अभी दिख नहीं रहा है, कोई खिंचाव नहीं दिख रहा है, सब बैलेंस है, तो दैट्स व्हाई कुछ नहीं दिखेगा। ये समझ में आ गया। तो ये वाटर के अंदर के मॉलिक्यूल फील करता है, वाटर के अंदर कोई सरफेस कोई टेंशन नहीं होता है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई टेंशन नहीं होता है, सारे के सारे बैलेंस रहते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं अगर सरफेस को कर लूं, जैसे मैं सरफेस को लेके, वाटर सरफेस मैंने बी कंसीडर, अभी देखो नेट मोलिकुलर फोर्स इज 0। नेट मोलिकुलर फोर्स मतलब जो कोहेसिव फोर्स है वो सारा का सारा क्या है, 0 है। अब देखो बी की तरफ, अगर तुम बी मोलिक्यूल को भी ऑब्जर्व करोगे तो बी मोलिक्यूल में तुम्हें कुछ चीजें ऑब्जर्व होगी। यहाँ पे हमने बी मोलिक्यूल लिया था जो कि वाटर का है, और वाटर का सरफेस सिर्फ नीचे की तरफ से उसको, तो ये सिर्फ इतने ही बी मोलिक्यूल्स आएंगे, समझा। थोड़ा कलर, देखो ये मोलिक्यूल है, इतने ही बी मोलिक्यूल्स आ रहे हैं, मतलब वाटर के मोलिक्यूल्स आ रहे हैं तुम्हारे। ऊपर से क्या है, ऊपर से कौन सा मीडियम है, एयर है ना। तो ऊपर एयर की वजह से एयर के मोलिक्यूल्स रहेंगे, किसके मोलिक्यूल्स रहेंगे, हाँ एयर के मोलिक्यूल रहेंगे ना। तो फिर एयर मोलिक्यूल में दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एयर मोलिक्यूल है लेकिन किसके हैं, एयर के हैं। ठीक है, तो ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। अब दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। कोहेसिव फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है। डेंसिटी जिसका ज्यादा, क्योंकि मोलिक्यूल काउंटिंग बढ़ जाएगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, दो मोलिक्यूल अपने आप को ज्यादा खींचने लग जाते हैं। मास बढ़ता है ना, तो मास बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कोहेसिव फोर्स भी बढ़ जाता है। तो अब दिक्कत क्या है, अब प्रॉब्लम यह है इधर कि हो क्या रहा है कि जो एयर है उसका डेंसिटी है लो, और जो वाटर है उसका डेंसिटी है ज्यादा। तो बेसिकली कोहेसिव फोर्स डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा। तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स किसका ज्यादा रहेगा, वाटर का कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा ना। तो वाटर के जो मोलिक्यूल ऐसे खींच रहे हैं इधर, ये वाले, समझे क्या, नीचे की तरफ ये मोलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ये नीचे का मोलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। इनका जो फोर्स था वो एक्चुअल में कैसा है, थोड़ा ज्यादा है, मतलब बड़ा फोर्स है। और वो कोहेसिव फोर्स है क्योंकि वाटर वाटर के मोलिक्यूल को खींच रहा है। और जैसे ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, फिर लगेगा ना। लेकिन क्या है कि वो फोर्स उतना स्ट्रांग है नहीं। क्यों, क्योंकि वो एयर खींच रहा था, एडेजिव फोर्स है वो। कौन सा फोर्स है, एडेजिव। क्यों एडेजिव बोला मैंने, क्योंकि है वो वाटर का मोलिक्यूल लेकिन उसको खींच रहा है एयर। नहीं समझा, ये वाला ना देखो ऐसे, ये एयर का मोलिक्यूल ये वाटर के मोलिक्यूल को खींच रहा है, तो कौन सा फोर्स हो गया वो, एडेजिव हो गया ना। नहीं समझा, तो ये नीचे के कौन से फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्सेस है, वाटर वाटर को खींच रहे थे। ऊपर ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एयर चालू हो गया, तो एयर और ये कौन सा था, वाटर था। वाटर और एयर के बीच में कौन सा फोर्स आएगा, एडेजिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एडेजिव फोर्स लग रहा है। तो वो एयर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर से, एयर के मोलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन से फोर्स लग रहे थे उधर, एडेजिव फोर्सेस लग रहे थे ऐसे, समझे क्या। ठीक है, लेकिन अभी तुम एक चीज नोटिस करो कि एडेजिव फोर्स जो लग रहा है, वो जो खींच रहा था उसको, कौन खींच रहा था, एयर खींच रहा था। वो एयर की डेंसिटी कैसी थी, कम थी, तो वो एडेजिव फोर्स भी उतना स्ट्रांग होगा नहीं। फिर एडेजिव फोर्स की इंटेंसिटी कैसे रहती, फिर कम रहती। मतलब तुम देखो उसके साइज में देखो, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, मैंने एरो उस हिसाब से निकाले।
एरो की विड्थ विड्थ पे ध्यान दो, हम्म। जिसका विड्थ ज्यादा है ना वो स्ट्रांग फोर्स है, और जिसका विड्थ कम है वो वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने का रीजन क्या है, उसके पीछे एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से एडहेसिव फोर्स वीक हो गया है। और वाटर वाटर को खींच रहा है, तो वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा होने की वजह से उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा। तो हो क्या रहा है कि ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस पाएगा, फिर नहीं कर सकता ना। अगर लेट्स अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास नीचे का जो फोर्स था वो 100 न्यूटन था, तो ऊपर का फोर्स उसके कंपैरिजन में सिर्फ 10 न्यूटन आता है। तो कितने न्यूटन का डिफरेंस आ गया, 90 न्यूटन का डिफरेंस आएगा ना। तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं हुआ, 90 न्यूटन आ रहा है, तो किस तरफ लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा ना 90 न्यूटन का फोर्स। समझे क्या, नीचे की तरफ यहाँ पे एक आएगा, एक और एडिशनल फोर्स आ जाएगा, एक एडिशनल आ जाएगा, ऐसा मतलब जितना लग रहा था उतना नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, लेकिन लगेगा तो सही नीचे। क्यों, क्योंकि वो ऊपर वाला उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो हो क्या गया, ये वाटर मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ एक एडिशनल फोर्स बिल्ड हो गया। अभी कहाँ पे होगा, ये सिर्फ सरफेस पे होगा। कहाँ पे होगा, सरफेस पे इस तरफ ऐसे फोर्स लग गया है नीचे की तरफ। ऊपर भी लग रहा था, ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं लग रहा था, लेकिन है नहीं वो जो उसको बैलेंस कर पाए। तो हमें नेट फोर्स जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेट फोर्स मिलता है। तो नीचे की तरफ खींचा हुआ है ना उसको, तो हमें अगर इसका नेट फोर्स निकाले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक फोर्स लगा हुआ है या नहीं। तो इसको बोलते हैं सरफेस का टेंशन। टेंशन मतलब एक खिंचाव जैसा फोर्स है जो नीचे उसको खींच रहा है। और कहाँ पे फील होता है, ये सिर्फ सरफेस को होता है, बाकी अंदर मॉलिक्यूल में वो नहीं होगा, क्योंकि सारे फोर्सों से एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो वहां पे वो दिखता नहीं, लेकिन सरफेस को दिखता है। तो इसलिए सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको। ऑनलाइन क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट। पानी खुद पे टेंशन लगा, पानी टेंशन लगाता है नीचे की तरफ, सरफेस पे ही फील होता है, ये अंदर नहीं फील होगा। अंदर नहीं फील होगा, वाई, बिकॉज वो फोर्सेस लग रहे थे लेकिन बैलेंस हो गए। ऊपर मैंने अभी बताया कि ऊपर के एयर लगा रहा है फोर्स, ऐसा नहीं कि एयर फोर्स नहीं लगा रहा है, लगा रहा है एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है, एडहेसिव फोर्स, लेकिन उतना स्ट्रांग है नहीं वो जितना नीचे से वाटर लगा रहा है, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगा होता है वाटर के सरफेस पे। तो वाटर का सरफेस हमेशा खुद को नीचे की तरफ खींचते रहता है। तो इसकी वजह से सारी जो चीजें अभी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे वो होगी। उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा ना, होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ना, उसका हाँ। कोई नहीं है। लेकिन वाटर का एक जो सरफेस है ना, हाँ। ये सरफेस खुद में एक टेंशन लगा के हुए, मतलब नीचे एक फोर्स है, उसको काउंटर करते हुए ही तुम अंदर जा सकते हो। अब मॉस्किटो जब ऊपर बैठता है, मॉस्किटो का हम एग्जांपल लेंगे, देखो मॉस्किटो जब ऊपर बैठता है ना ऐसे, तो उसका उतना वेट है ही नहीं जो ये टेंशन को ब्रेक कर पाए। वो टेंशन को, टेंशन से ज्यादा तुम्हारा फोर्स होना चाहिए, तब तुम पानी के अंदर जा पाओ। तो नॉर्मली हमारा फोर्स उतना रहता है तो हम चले जाते हैं, लेकिन मॉस्किटो का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है, उसके पैर भी ऐसे सीधे नहीं रहते। देखा है क्या मॉस्किटो के पैर, मॉस्किटो के पैर को देखो तुम, अगर समझो ये ऐसे पैर है उसका, तो ऐसा टेढ़ा रहता है ऐसा। हाँ। तो डायरेक्ट सीधा रखना था ना ऐसा पूरा का पूरा, तो बहुत ज्यादा टेढ़ा रहता है, हम्म। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा। उसका पीछे रीजन क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा, लेंथ ज्यादा लेता है वो। क्या ज्यादा लेता है, लेंथ। और लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको, टेंशन को। तो लेंथ ज्यादा बढ़ने से टेंशन अपने आप घट जाता है उसका। हाँ। तो उसका टेंशन वो टेंशन को घटा देता है उधर, इसलिए वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता। समझे। तो उसके स्ट्रक्चर वैसे डिसाइड, मतलब डिजाइन किया उसने, उस नेचर ने उसको अडेप्ट किया इस तरह से कि जो वाटर के ऊपर वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। और वो फ्लोट कर सकता है तो उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि उसको वो उतने पानी के इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है। नॉर्मली कोई भी चीज कब फ्लोट होती है, जब वो उस रेट या उसके वॉल्यूम के इतना पानी को क्या करे, डिस्प्लेस करे। लेकिन वो पानी के अंदर जानी चाहिए तब जाके डिस्प्लेस करेगा ना। ये पानी के अंदर जाता ही नहीं है, ये पानी के ऊपर रहता है। क्यों ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो बेसिक जो फोर्स है सरफेस टेंशन, उसको ब्रेक नहीं कर पाता वो। तो वो डूबने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समझा। तो देखो अभी इसके एप्लीकेशन दिखाया इसने। एक क्वेश्चन था, बोलो। जो पानी का सरफेस है वो हाँ। फिर दबता क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं आता पूरा, किधर मतलब ऊपर से तो फोर्स नहीं लग रहा है, वो खुद का खुद पे लग रहा है ना, ऐसा नहीं बोला मैंने, ऊपर से फोर्स लग रहा है, हाँ।
लेकिन उतना नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए था बैलेंस करने के लिए, हाँ तो फिर दब क्यों जाएगा वो? मैं ऐसे बोल रहा था कि कोई चीज को अगर तुमने नीचे 100 न्यूटन फोर्स लगाया है तो ऊपर से कोई उसको 10 न्यूटन तो खींचे हुए है ना, तो पूरा तो दब नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं दबेगा? अरे कुछ ना कुछ तो है ऊपर, है या नहीं? फिर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है ना तो लग रहा है तो वो तो है ना, लेकिन फोर्स तो है कि नहीं? हाँ है। तो फिर तो उसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा, इसलिए वो सरफेस बन जाता है। समझे क्या? और ऊपर से कुछ ही प्रेशर नहीं हुआ तो मतलब वैक्यूम हुआ तो फिर स्फीयरिकल बन जाएगा। तो वैसे भी स्फेरिकली बनता है वो। देखो ना अभी यहाँ पे, अब तुम्हें एक चीज नोटिस की होगी, हमेशा वाटर ड्रॉपलेट हमेशा स्फीयर बनते। कभी देखा है तुमने वाटर को गिरते हुए, वाटर ड्रॉप को रेक्टेंगुलर शेप के वाटर ड्रॉप गिर रहे हैं नीचे? ऐसे देखा है क्या कभी? हमेशा क्या बनता है वो? स्पीयर बन जाता है। कोई भी ड्रॉप डालो तुम, हमेशा स्पीयर बन जाएगा। वाई स्पीयर? वाई के पीछे फिर सरफेस टेंशन का रीजन है। वाई के पीछे क्या रहता है? सरफेस टेंशन का रीजन रहता है। सरफेस टेंशन क्या बोलता है कि इसके जो बाहर के जो सारे मॉलिक्यूल्स है ना, वो आ रहे किसके कांटेक्ट में? एयर के। बराबर है। और अभी हो क्या रहा है कि ये सारे एयर का जो फोर्स है ना, ये कोहेसिव फोर्स, जो एडहेसिव फोर्स जो एयर का लग रहा था, वो उतना स्ट्रांग है नहीं। किसके कंपैरिजन में? वाटर के अपने मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो सारी सारी साइड से क्या हो जाता है, वो अंदर खींच जाता है इसे। ऑल साइड से अंदर खींच जाता है इसे। तो फिर कौन सा शेप बनाएगा वो? स्फेरिकल बनाएगा ना। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल क्या होता है, हमेशा स्फेरिकल होता है। कोई भी वाटर का ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल होता है। उसके पीछे ये रीजन रहता है कि बाहर का एयर जो एडिटिव फोर्स लगा रहा है इतना स्ट्रांग है नहीं, और उसका वाटर के अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा खींच रहे हैं, तो हर जगह से खींच लिया जाएगा, तो वो स्फेयर ही बन जाएगा। नहीं समझा? हाँ, ऑनलाइन कड़ा लगा रहे स्फीयर का बनतो तो। हो सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसके मॉस्किटो का भी एग्जांपल होगा इस वीडियो में, दिया नहीं है? है ना? हाँ ठीक है, अभी डेफिनेशन तो हम ये डेफिनेशन बोल रहा है, देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन की। तो एक टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं फ्री फ्री लिक्विड सरफेस पे, और वो अनबैलेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने चाहिए, उसके से वो टेंशन क्रिएट होता है। तो अनबैलेंस अनबैलेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स और एडिटिव फोर्स। इंटरमोलिकुलर ही बोलेंगे ना तुम, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके दो टाइप रहते हैं, कोहेसिव और एडिटिव। मैंने वो पूरा डिटेल में चला गया, उसने थोड़ा ऊपर लिया है। ठीक है, अब मैंने बहुत ज्यादा डिटेल बता दिया है। सेम मॉलिक्यूल रहे तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता ना इनकी। डेंसिटी पे डिपेंड है। मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है डिस्टेंस से। वैसा नहीं, मैंने डेंसिटी पे बोला, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसका कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। समझे क्या? और डेंसिटी बहुत कम है और फिर भी तुम बोल रहे हो कि उसका एडिटिव कोहेसिव फोर्स ही स्ट्रांग होगा, तो ऐसा नहीं होता, एडिटिव भी स्ट्रांग हो सकता है। डेंसिटी पे डिपेंड करता है सारी चीजें, कौन खींच रहा है, उसका डेंसिटी क्या है। अभी देखो मॉस्किटो को तुम ठीक से देखो, ये इसको थोड़ा अगर जूम कर सकते तो हाँ, हो गया, बड़े बढ़िया बात। देखो इसके पैर देखो, डाउनलोड केले रे? हा, झालंय झालंय. आता बघा, याचे पाय बघितले का तुम्ही? हे बघा, ते असे फ्लॅट आहेत, दिसतात का? असे जाऊन असे फ्लॅट आहेत, ते लेंथ वाढवत आहेत. काय वाढवत आहेत? लेंथ. तो नेचर बहुत अजीबोगरीब चीज है। वो सारे मैंने क्या बोला था पिछले टाइम, हमारे ब्रेन को सब कुछ पता है साइंस के बारे में, वो कंडीशन के हिसाब से हमें ढालता है। तो हमारा ब्रेन या हर एक एनिमल का ब्रेन, हर किसी को हर साइंस पता है, तो जो जिसको जो कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन से वो खुद को अडेप्ट करेगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं इसको। डार्विन का पता होगा ना, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें क्या होता है, नेचर के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन होगा, मतलब जो तुम्हें कंडीशन दी है उसके हिसाब से नेचर खुद को अडेप्ट करेगा, उनको जिंदा रखेगा जो अडेप्ट कर पाते, उनको जिंदा नहीं रखेगा जो अडेप्ट नहीं कर पाते, तो खत्म कर देगा। तो हमेशा ना, मतलब खत्म हो जाना होता है। ठीक है, तो वीक मत रहो, साइंस को समझ लो। तो अभी ये देखो मॉस्किटो, देखो मॉस्किटो के पैर पानी के अंदर जा ही नहीं रहे। हाँ, उधर 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 ना तुम एक चीज नोटिस करो, देखो ये से थोड़ा गड्ढा सा गिर गया, इधर दिख रहा है क्या? पानी के ऊपर ऐसा गड्ढा। गड्ढा कब गिरता है? जब तुम उसके सरफेस के जैसे एक
एक चादर ले लिया आपने या कोई भी ऐसे ले लिया कुछ तो भी कपड़ा, तो कपड़े के ऊपर एक मास्क डाल दो तो कैसे गड्ढा गिर जाता है, तो वो अंदर तो नहीं जा रहा है लेकिन वो कपड़े के ऊपर तो है। तो वैसी चीज है वो, ये एक वाटर का सरफेस है मोलिक्यूल्स का। वो मोलिक्यूल्स का सरफेस जैसे दो छोटी छोटी स्ट्रिंग से वो चादर बनी हुई है, मतलब वो कपड़ा बना हुआ है, वैसे वो मोलिक्यूल से वो बना हुआ है वाटर का सरफेस। और उसके ऊपर तुमने कुछ तो भी मास लाके रख दिया, तो वैसे अंदर दब जाएगा ना, थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर बना लेगा, तो वो कर्वेचर यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि नीचे का जो टेंशन था उसको वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, समझे क्या? तो ब्रेक ना होने की वजह से क्या हो रहा है, मॉस्किटो नीचे जाता ही नहीं है, ऊपर ही रहता है, फ्लोट होते रहता है, वैसे रहता है ऐसे। बहुत बार देखा होगा तुमने, वो ऐसे हिलते हैं हवा की तरह, है ना? तो हिलते क्यों? क्योंकि सरफेस हिलता है इसलिए वो हिलते हैं। और मॉस्किटो के ईग्स जो रहते हैं ना, वो भी वही वही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मॉस्किटो जो ईग्स जो रहते हैं वो पानी के ऊपर रहते हैं, ऐसे सारे के सारे तैरते रहते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के रहते हैं। तो ये मॉस्किटो जो ईग जो है वो भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वो भी सरफेस को ब्रेक नहीं कर पाते, तो दैट्स व्हाई वो ऊपर फ्लोट होते रहते हैं, फिर वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। फिर लोग क्या बोलते हैं कि म्यूनसिपालिटी वाले पहले के जमाने में, अब तो अच्छे से आगे मतलब सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने वाले एजेंट्स, लेकिन पहले मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में लोग आते थे म्यूनसिपैलिटी वाले, ग्राम पंचायत वाले, और वो क्या करते थे, ऐसे जहाँ पे पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है रेनी सीजन में, तो उधर जो पानी रहता था ना उसके ऊपर वो केरोसिन डाल देते थे। क्या डाल देते थे? केरोसिन मतलब रॉकेल, ठीक है ना? रॉकेल डालने फिर मुझे समझता नहीं था ये रॉकेल क्यों डाल रहे हैं इसमें, फिर बाद में मुझे समझा जब मैं 12 में आया। तो रॉकेल क्या होता है, ये केरोसिन जो होता है ना, ये जब पानी के सरफेस पे ऊपर चला जाता है ना, तो वो उसके सरफेस के टेंशन को डिक्रीज कर देता है, सरफेस का टेंशन कम कर देता है सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से, मतलब कोहेसिव फोर्सेस वीक बना लेता है। अब जैसे मॉस्किटो इसके ऊपर आके बैठेगा पानी के ऊपर, वैसे वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा ना। और अरे वो तैर क्यों रहा था? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन ज्यादा था, दैट्स व्हाई वो फ्लोट हो रहा था। केरोसिन डालने से क्या हो गया, सरफेस टेंशन अपने आप ब्रेक हो जाता है, केरोसिन सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है। डिटर्जेंट तो देखते हैं तुम्हारे जो कपड़े धोने में, वो भी क्या करता है, सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है। कोई भी चीज में सरफेस टेंशन ब्रेक होता है ना, तो वो चीज एक दूसरे से छूट जाती है। मतलब हमारा जो मेल मेल रहता है ना, वो कपड़े को चिपक क्यों जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एडिटिव फोर्स स्ट्रांग हो गया है, सरफेस टेंशन की वजह से चिपक गया है वो। सरफेस टेंशन को कम कर दो, वो मेल निकल जाएगा। कम कैसे हो लेकिन तो वही तो रिएक्शन है ना फिर उसका। तो केरोसिन वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देता है, समझे क्या? केरोसिन का रिएक्शन है वाटर के साथ, सॉफ्ट रिएक्शन, उसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं निकलता है, बस वो वाटर को क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है मॉलिक्यूल्स को। तो वो जब रिएक्ट होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो सरफेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में का फोर्स को क्या कर देता है, वीक कर देता है, मतलब कम कर देता है कोहेसिव फोर्स को। कोहेसिव फोर्स कम हो गया मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन जैसे कम होता है तो मॉस्किटो आएगा ऊपर से बैठने के लिए। अब जैसे जैसे बैठने जाएगा वहां पे सरफेस टेंशन क्या हो गया है, कम हो गया, उसका वेट उससे ज्यादा आएगा, तो वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। वैसे वो उस केरोसिन के ऊपर क्लिक हो रहा है। अरे केरोसिन ने पहले ही वाटर का सरफेस इंक्रीज करके रखा है उधर। तो केरोसिन क्या कर रहा है, वाटर के सरफेस का टेंशन कम कर दे रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है केरोसिन, समझे क्या? ये रॉकेल के साथ ही होगा, किसी के साथ नहीं होता है वो। वाटर रॉकेल के साथ डिटर्जेंट रहता है तुम्हारा, डिटर्जेंट पाउडर, उसके साथ ये चीज होगी, ठीक है? क्योंकि उनका काम ही है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। मतलब एडिशन कम कर देते हो, एडिशन ऊपर से मतलब ज्यादा हो रहा है तो फिर कोहेजन कम हो जाएगा, फिर कोहेजन कम हो जाता है हाँ। दो मॉलिक्यूल के बीच, तो कोहेजन कम होने की वजह से मॉस्किटो अंदर डूब जाएगा। तो वो क्या करते थे, फिर रॉकेल डालते थे, फिर चल जाते थे, फिर मॉस्किटो आएगा, फिर डूब जाएगा, फिर उसकी जो भी उसका प्रोडक्शन रहेगा का सारा, मतलब जो भी ईक्स रहेंगे वो भी डूब जाएंगे, फिर वो वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो सकते, फिर बीमारियां नहीं होंगी। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट था पहले, रॉकेल डालते थे, अब तो अलग डालते हैं, वो अलग, अब डिटर्जेंट जैसा चीज रहती है वो आके चले जाते, तो वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं रॉकेल से, टेक्नोलॉजी बढ़ गया ना अभी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो कि क्या हो रहा है, समझा? तो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, हम सरफेस टेंशन को ब्रेक करके मॉस्किटो या कोई भी चीज को डुबा सकते हैं। मतलब ऐसे पेपर बोट लिए उस पे भी केरोसिन डालिए पानी के ऊपर, तो वो भी डूबेंगी। पेपर बोट अलग चीज होती है, पेपर बोट सरफेस टेंशन की वजह से नहीं तैरती, वो उसके एरिया की वजह से तैरती है, समझे क्या? तुम मिक्स कर रहे हो चीजों को,
मैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी तुम्हें पढ़ाया और सरफेस टेंशन भी पढ़ा रहा हूँ, हम्म। दो अलग अलग चीजें हैं, समझे क्या? हाँ, मतलब हर प्रिंसिपल हर जगह पे यूज नहीं होता है, नेचर अपने हिसाब से रूल बनाता है, वो ब्रेक भी कर लेता है और बनाता भी है, तो एक्सेप्शन हो गया उसके लिए। फ्लोट तो होता है लेकिन आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता मॉस्किटो। हाँ, तो मैंने पिछले टाइम भी बोला था ना तुम्हें, नेचर में कोई रूल नहीं है, वो कंडीशन के हिसाब से खुद को रूल क्रिएट करता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर एक रूल को, मतलब बहुत बहुत बार वो रूल लगता है लेकिन कहीं कहीं पे नहीं लगता। तो वैसे ये केस है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमेशा वर्क करेगा लेकिन इसमें नहीं करेगा, मॉस्किटो उस हिसाब से नहीं तैरता है, तो इसलिए इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पेपर में। ठीक है, देखो अभी अभी ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, देखो इसका तुम्हें यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी कि कॉइन के ऊपर हम पानी डाल रहे लेकिन पानी ऊपर चला जाता है फिर भी पानी नीचे नहीं गिरता है, गिर रहा है क्या? कितना ऊपर चला गया वो? क्या है किसके ऊपर जा रहा है? कॉइन के ऊपर डाल रहे हैं ना पानी, हाँ तो पानी कॉइन से